कहीं कुछ अविश्वसनीय खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। कार्ल सागन के ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं और आज की हमारी बातचीत के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाते हैं। आज हम एक ऐसी जगह की तह तक जा रही हैं जो भारत के लिए आप कह सकते हैं एक गर्व का विषय है। हानले लद्दाख। हाँ, हानले। ये भारत का पहला अधिसूचित डार्क स्काई रिजर्व बन गया है और हमारी ये पूरी चर्चा द हिंदू में हाल ही में छपे एक काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। हम उसी के खास नुकात को समझने की कोशिश करेंगे जी। हमारा मकसद है हानले के मतलब कई पहलुओं को समझना। विज्ञान के नजरिए से ये क्यों खास है, पर्यावरण के लिए इसका क्या मतलब है और सबसे अहम वहां रहने वाले जो स्थानीय समुदाय हैं उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। और खासकर जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस, सस्टेनेबल टूरिज्म कई चीजें जुड़ती हैं। बिल्कुल, ये कई आयामों को छूता है। जरा सोचिए, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव और वहां रात का आसमान इतना साफ है कि उसे बोटले 1 रेटिंग मिली है। बोटले 1, ये तो मतलब बेहतरीन हुआ। हाँ, ये एक 9 पॉइंट का पैमाना है और 1 का मतलब है एकदम जिसे कहते हैं ना प्राकृतिक, बिना किसी मिलावट वाला अंधेरा आसमान, जैसा शहरों से बहुत दूर ही मिल सकता है। सही बात। ऐसा लगता है मानो ब्रह्मांड के रहस्य सबके सामने खुल गए हों। तो चलिए इस अनोखी जगह की कहानी में और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले यही समझते हैं कि ये डार्क स्काई रिजर्व आखिर होता क्या है। हाँ, देखिए, डार्क स्काई रिजर्व ये मूल रूप से एक ऐसा खास इलाका होता है जिसे आधिकारिक तौर पर चुना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का आसमान रात में असाधारण रूप से साफ होता है, तारों से भरा हुआ। अच्छा। और इस खासियत को बनाए रखने के लिए वहां पर जो कृत्रिम रोशनी है, जिसे हम लाइट पोल्यूशन कहते हैं, हाँ, उसको कम से कम रखने के काफी सख्त नियम होते हैं। और हानले रिजर्व की बात करें तो ये लद्दाख के विशाल चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य के अंदर ही है। ओह, तो ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के अंदर है। जी हाँ, और इसका प्रबंधन भी बड़ा दिलचस्प है। ये एक साझा प्रयास है। इसमें भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA बेंगलुरु। हाँ, आईआईए तो एस्ट्रोनॉमी का बड़ा नाम है। बिल्कुल। तो IIA, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह, इन तीनों के बीच एक MOU, एक समझौता हुआ है। अच्छा। तो ये कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि सरकार द्वारा फंडेड है, पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है और टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत ही अनूठा मॉडल है। और हाँ, यहीं पर भारत की एक प्रमुख खगोलीय वेधशाला इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यानी IAO भी है। आईओ, हाँ, जिसे IIA ही चलाता है। बिल्कुल। और वहाँ के इंजीनियर इंचार्ज दोरजे आंगचुक वो खुद बताते हैं कि हानले में साल भर मतलब अनगिनत साफ रातें होती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हवा में वो कण जो तारों की रोशनी को सोख लेते हैं वो लगभग हैं ही नहीं और लाइट पोल्यूशन तो बहुत ही कम है। 9 के बराबर। हाँ, तो यही सब मिलकर इसे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक बनाता है। वैज्ञानिकों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब जब वैज्ञानिक महत्व की बात चल ही रही है तो यहाँ जो उपकरण हैं, जो टेलीस्कोप्स हैं, उन पर भी थोड़ी बात करते हैं। IAO में कई बड़े टेलीस्कोप्स हैं, है ना? जी हाँ, कई महत्वपूर्ण टेलीस्कोप हैं। 2 तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप हैं। एक तो बहुत प्रसिद्ध है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप। हाँ, HCT। जी, HCT। और दूसरा है ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप, जिसे IIT बॉम्बे के साथ मिलकर चलाया जाता है। ये ऑप्टिकल हैं, मतलब ये सीधे ग्रहों और तारों की रोशनी को देखते हैं। ठीक है। और इनके अलावा 2 और खास तरह के टेलीस्कोप हैं। चेरिंकुफ टेलीस्कोप, एक है हाई एल्टीट्यूड गामा रे टेलीस्कोप एरे, जिसे हागार कहते हैं। ये TIFR के साथ ऑपरेट होता है। अच्छा। और दूसरा है मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट यानी MACE। ये बाग के सहयोग से चलता है। ये चेरनकोव टेलीस्कोप क्या करते हैं? ये ऑप्टिकल से अलग कैसे हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। ये सीधे रोशनी नहीं देखते। जब बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले कण जैसे कि गामा किरणें हमारे वायुमंडल में टकराते हैं तो उनसे हवा में एक बहुत हल्की नीली चमक पैदा होती है। उसे चेरनकोव रेडिएशन कहते हैं। ये टेलीस्कोप उसी चमक को पकड़ते हैं। ओह। इससे हमें ब्रह्मांड की सबसे ज्यादा ऊर्जा वाली घटनाओं का पता चलता है, जैसे सुपरनोवा, विस्फोट या ब्लैक होल के आसपास क्या हो रहा है, ऐसी चीजें। मतलब अलग-अलग तरीकों से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश हो रही है वहां।
लेकिन ये सब करने के लिए हानले की ये खास स्थितियां, वो साफ आसमान, कम धूल, कम रोशनी, ये इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, बात यह है कि जब खगोलविद बहुत दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करते हैं या फिर बहुत धुंधले खगोलीय पिंडों को देखना चाहते हैं, हाँ, तो उनका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते बेहद कमजोर हो जाता है। अब अगर हमारे वायुमंडल में धूल के कण ज्यादा हों या शहर की जरा सी भी रोशनी हो, तो वो दब जाएगा। बिल्कुल, वो उस धुंधले सिग्नल को पूरी तरह ढक सकती है। हानले में ये बाधाएं बहुत कम है, न्यूनतम है। इसलिए यहां से ऐसे पिंडों का भी अध्ययन संभव हो पाता है जो कहीं और से देखना मुश्किल या शायद नामुमकिन है। और ये भारत की स्पेस साइंस में बढ़ती क्षमताओं और जो हमारा वर्ल्ड क्लास रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसका प्रतीक है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो साइंस एंड टेक पेपर के लिए ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक उपकरण ही नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे नज़ारे भी दिखते हैं जो अब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों से गायब हो चुके हैं। हाँ। है ना? मैंने पढ़ा कि अजय तलवाल, जो एक जाने माने एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर और टेलीस्कोप मेकर भी हैं, हाँ अजय जी, उन्होंने कुछ खास चीजों का जिक्र किया है। बिल्कुल सही। अजय तलवार बताते हैं कि हुनाले इतना अंधेरा है कि यहाँ से ज़ोडियाकल लाइट आसानी से दिख जाती है। ज़ोडियाकल लाइट? ये क्या होती है? ये असल में सूरज उगने से ठीक पहले या डूबने के ठीक बाद आसमान में उसी रास्ते पर दिखती है जहां से सूरज गुजरता है। एक धुंधली सी चमक होती है। अच्छा। ये चमक हमारे सौरमंडल के अंदरूनी हिस्से में जो धूल के कण फैले हुए हैं ना, उनसे सूरज की रोशनी के बिखरने से पैदा होती है। शहरों की रोशनी में तो ये बिल्कुल नहीं दिखती। वाह! और शायद गेगनशाइन और बेल्ट ऑफ वीनस भी वहां दिखते हैं? हाँ, उन्होंने इनका भी जिक्र किया है। गेगनशाइन ये आसमान में ठीक सूरज के विपरीत दिशा में दिखने वाला एक हल्का, थोड़ा अंडाकार सा चमकीला धब्बा होता है। ये बाहरी सौरमंडल की धूल से रोशनी बिखरने के कारण बनता है। और बेल्ट ऑफ वीनस, अरे वो तो और भी खूबसूरत नजारा है। कैसा? सूरज डूबने के बाद पूर्व दिशा में एक क्षितिज के ठीक ऊपर एक गुलाबी रंग की पट्टी दिखती है। गुलाबी? हाँ, और उसके नीचे गहरे नीले रंग की पृथ्वी की अपनी छाया होती है। वो गुलाबी रंग असल में पीछे से आ रही सूरज की बिखरी हुई रोशनी होती है। ये नज़ारे सिर्फ बेहद साफ और अंधेरे आसमान में ही दिखते हैं। कमाल है। और हानले में इनका दिखना ही उसकी असाधारण गुणवत्ता का प्रमाण है। ये सिर्फ सुंदर दृश्य नहीं है, ये हमारे आसपास के अंतरिक्ष और वायुमंडल को समझने के छोटे छोटे सुराग भी हैं। ये तो हुई विज्ञान और आसमान की बातें, लेकिन हानले की कहानी का एक और मुझे लगता है बेहद अहम और दिलचस्प पहलू है वहाँ का स्थानीय समुदाय। हाँ बिल्कुल। और उनका इस पूरी पहल से जुड़ाव। एस्ट्रो टूरिज्म की बात हो रही है, ये कैसे काम कर रहा है वहाँ? हाँ, ये पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, डार्क स्काई रिजर्व बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रकाश प्रदूषण रोकना। सही। इसके लिए आईआईए ने बहुत जमीनी स्तर पर काम किया है। गांव के सभी घरों और इमारतों में खास तरह के लैंप शेड लगाए गए हैं जो रोशनी को नीचे की तरफ फोकस करते हैं, ऊपर नहीं जाने देते। अच्छा। क्योंकि ऊपर ब्लैकआउट पर्दे दिए गए हैं ताकि अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। और बल्ब भी वार्म टोन वाले यानी पीली रोशनी वाले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, न कि तेज सफेद या नीली रोशनी वाले। ये छोटी छोटी बातें बहुत असर डालती होंगी। बहुत ज्यादा। और फिर आता है एस्ट्रो टूरिज्म वाला हिस्सा। हाँ, वो एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर बनाने का आइडिया तो कमाल का है। 25 युवाओं को ट्रेनिंग दी गई जिनमें 18 महिलाएं हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात है, खासकर इतने दूर दराज के इलाके के लिए। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये एक तरह से सशक्तिकरण का जरिया बन गया है। आईआईए के वैज्ञानिकों ने इन युवाओं को टेलीस्कोप चलाना सिखाया है, रात के आसमान के बारे में मतलब बुनियादी जानकारी दी है। अच्छा। अब ये युवा पर्यटकों के लिए नाइट स्काई टूर आयोजित करते हैं, तारों को दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं। इससे उन्हें एक नियमित अंशकालिक आय भी मिल रही है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, रंगडोल दोरजे हैं जो 2022 से एम्बेसडर हैं। वो बताते हैं कि तारों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कह रहे थे कि 2024 में करीब 10,000 पर्यटक आए। 10,000? हाँ, इससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है जैसे होम स्टे वगैरह, उसको काफी बढ़ावा मिला है। और ये सिर्फ आर्थिक लाभ तक ही सीमित नहीं है। जैसा लग रहा है एक नई एम्बेसडर है, तसेरिंग स्किड्जोम। उनका बैकग्राउंड अकाउंटिंग का है। हाँ, उनका जिक्र था लेख में। वो कहती हैं कि उन्हें हानले में जन्म लेने पर गर्व है और किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल सीखना महत्वपूर्ण है। वो अपने आसपास की प्रकृति और खगोल विज्ञान के अनुभवों को बाहरी लोगों के साथ बांटना चाहती हैं। यही तो असली जुड़ाव है। और वो सीनियर एम्बेसडर्स की मदद से लगातार सीख भी रही हैं। इसका एक और पहलू है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्दियों में जब बर्फबारी के कारण पर्यटक कम हो जाते हैं, हाँ, तब क्या करते हैं ये एम्बेसडर्स? तब ये खाली नहीं बैठते। ये स्थानीय स्कूलों में जाकर बच्चों को खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं।
अरे वाह, ये तो ज्ञान का प्रसार भी हो रहा है। बिल्कुल। और पद्म ईशे नाम के एक एम्बेसडर हैं, वो तो स्कूलों में खगोल विज्ञान और स्थानीय संस्कृति पर एक वैकल्पिक कोर्स भी चलाते हैं। संस्कृति पर भी कैसे? हाँ, वो और अनमोल टीकू, जो एक शिक्षक और फिल्म निर्माता हैं, एक और बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। वे गांव के बुजुर्गों से मिल रहे हैं। अच्छा। और रात के आसमान से जुड़ी जो पुरानी कहानियां हैं, कहावतें हैं, लोकगीत हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं। ये तो कमाल है। मतलब पारंपरिक ज्ञान को सहेजने का इतना बेहतरीन प्रयास। सही कहा आपने। यहाँ विज्ञान, प्रकृति, स्थानीय जीवन और जो उनका स्वदेशी ज्ञान है, उसके बीच एक गहरा रिश्ता बनाने और उसे सहेजने पर जोर है। जैसा कि डीएसटी की वैज्ञानिक नम्रता पाठक ने कहा भी है, इन सबको एक साथ संरक्षित करने की जरूरत है। ये सस्टेनेबल टूरिज्म, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और कल्चरल हेरिटेज को बचाने का मतलब एक शानदार मॉडल है। यूपीएससी के नजरिए से देखें तो गवर्नेंस, एसडीजीज, समावेशी विकास, इन सब के लिहाज से ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या इतने सारे पर्यटकों के आने से, भले ही वो एस्ट्रो टूरिज्म के लिए ही आ रहे हों, धीरे धीरे वही लाइट पोल्यूशन या दूसरी समस्याएं वापस नहीं बढ़ सकती, जिन्हें कम करने की इतनी कोशिश हो रही है? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ है और इस पर ध्यान भी दिया जा रहा है। पहली बात तो ये कि जो नियम बनाए गए हैं, जैसे खास तरह की लाइट्स का इस्तेमाल, वो सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो एस्ट्रोनॉमी एम्बेसडर्स हैं, ये खुद स्थानीय हैं। उन्हें इस रिजर्व को बचाने के महत्व के बारे में अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है। वे पर्यटकों को भी इस बारे में जागरूक करते हैं। हाँ, ये जरूरी है। और क्योंकि ये पूरा इलाका चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, तो पर्यटन को रेगुलेट करने के लिए पहले से ही कुछ नियम और व्यवस्थाएं मौजूद हैं। हाँ, ये बात सही है कि भविष्य में जैसे जैसे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, इस संतुलन को बनाए रखना एक चुनौती जरूर होगी, लेकिन अभी तक ये मॉडल काफी सफल दिख रहा है। चलिए, अब हानले की एक और अनोखी चीज की बात करते हैं, स्टार पार्टी। ये सुनने में तो किसी जश्न जैसा लगता है, पर है कुछ और ही, है ना? हाँ, स्टार पार्टी शब्द थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये कोई नाच गाने वाली पार्टी बिल्कुल नहीं है। 2023 से हानले डार्क स्काई रिजर्व हर साल इसका आयोजन कर रहा है। इस साल सितंबर में तीसरा संस्करण हुआ था। तीसरा? अच्छा, ये असल में खगोल विज्ञान के जो शौकीन लोग होते हैं, एस्ट्रो फोटोग्राफर्स होते हैं, स्टार गेजर्स होते हैं, उनका एक जमावड़ा होता है। वो हानले के उस अद्भुत अंधेरे आसमान का अनुभव करने आते हैं, आसमान को देख सकें, उसकी तस्वीरें ले सकें। इस साल करीब 47 लोग शामिल हुए थे, है ना? नए सीखने वालों से लेकर अनुभवी पेशेवर तक सब थे। जी। दिन में ट्यूटोरियल और लेक्चर होते थे कि कैसे इस आसमान का बेहतरीन इस्तेमाल करें, फोटोग्राफी कैसे करें, टेलीस्कोप कैसे यूज करें, और रातें फिर टेलीस्कोप से ब्रह्मांड को निहारने और उसे कैमरे में कैद करने में बीतती थीं। लोगों के अनुभव कैसे रहे? कुछ खास बातें जो सामने आईं? अनुभव तो काफी गहरे और आप कह सकते हैं प्रेरणादायक रहे। जैसे नीलम तलवार हैं, जो एयर इंडिया में काम करती हैं और दिल्ली की एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स एसोसिएशन से भी जुड़ी हैं। हाँ, उनका जिक्र था। वो कहते हैं कि हानले का वो साफ सूखा मौसम और घंटों तक आसमान के साथ बिताने का जो मौका मिलता है, वो उन्हें हर साल यहाँ खींच लाता है। उन्हें खासकर वो दुर्लभ चीजें जैसे बेल्ट ऑफ वीनस और ज़ोडियाकल लाइट, उनकी तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। और वो हरियाणा की टीचर रश्मि श्योराण का अनुभव भी बड़ा दिलचस्प था, जिन्हें पहले लगता था कि इंटरनेट की तस्वीरें ज्यादा अच्छी होती हैं। हाँ, रश्मि श्योराण पहली बार आई थी। उन्होंने माना कि पहले वो सोचती थी कि भाई हबल टेलीस्कोप वगैरह की इतनी शानदार तस्वीरें हैं इंटरनेट पर, उनके सामने टेलीस्कोप से देखने में क्या रखा है। लेकिन हानले में जब उन्होंने अपनी आंखों से ग्रहों को देखा, जैसे शनि के छल्ले देखें, तो उनका नजरिया ही बदल गया। उन्हें लगा कि ये अनुभव उन तस्वीरों जितना ही या शायद उनसे भी बेहतर है। वो असल चीज को अपनी आंखों से देखने का जादू ही अलग है। सही बात है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के एक शिक्षक हैं मुनीर वानी। उन्होंने अजय तलवार की मदद से अपनी एस्ट्रोफोटोग्राफी स्किल्स को और बेहतर किया। मिल्की वे और एंड्रोमेदा गैलेक्सी की बहुत शानदार तस्वीरें ली उन्होंने। अच्छा। और वो अब इतने प्रेरित हैं कि अपने छात्रों को पारंपरिक इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और पार्टी के आखिर में उन्होंने एक और बढ़िया काम किया, आम लोगों और पर्यटकों को भी शामिल किया। बिल्कुल, आखिरी रात को इन सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने टेलीस्कोप आम लोगों के लिए खोल दिए। करीब 300 लोग आए थे। 300 लोग? हाँ, जिनमें स्थानीय निवासी थे,
पर्यटक थे और पास में ही तैनात भारतीय सेना के जवान और अधिकारी भी शामिल थे। सबने टेलीस्कोप से ग्रहों, निहारिकाओं और आकाशगंगाओं को देखा। ये ज्ञान को साझा करने और समुदाय को विज्ञान से जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका था। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हानले जैसी जगह पर रहना या जाना आसान तो नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर चुनौतियां भी तो होंगी। चुनौतियां तो गंभीर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हानले समुद्र तल से 4250 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 14,000 फीट। बाप रे। यहाँ हवा में ऑक्सीजन काफी कम होती है, हवा बेहद शुष्क होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम, और सूरज की जो पराबैंगनी किरणें हैं, यूवी रेडिएशन, वो बहुत तेज होती हैं। अजय तलवार ने मजाक में कहा भी था कि ये स्थितियां खगोल विज्ञान के लिए स्वर्ग हैं, लेकिन इंसान के शरीर के लिए नरक। हाँ, ये तो है। तो फिर लोग कैसे मैनेज करते हैं, खासकर जो बाहर से आते हैं? इसके लिए पूरी योजना और सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे स्टार पार्टी के प्रतिभागियों को IAEA ने सख्त सलाह दी थी कि वे हानले जाने से कम 2 दिन पहले लेह पहुंचें। लेह? हाँ, लेह थोड़ी कम ऊंचाई पर है। वहां रुकें ताकि उनका शरीर उस बदले हुए माहौल का आदी हो सके, जिसे एक्लिमेटाइजेशन कहते हैं। हाँ, एक्लिमेटाइज होना। बिल्कुल। लेह में एक डॉक्टर ने उन्हें ऊंचाई पर होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस या AMS, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। और हानले जाने से पहले सबका मेडिकल चेकअप भी किया गया। अच्छा, ये तो बहुत जरूरी है। और हानले में भी रात के समय मेडिकल सहायता के लिए स्वयंसेवक मौजूद रहते थे। मतलब सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता था। और भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं? क्या इसे और बेहतर बनाने या सुविधाओं को बढ़ाने पर भी काम हो रहा है? हाँ, हो रहा है। दुर्जय अंगचुक ने बताया कि एस्ट्रो टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए रिजर्व के पास ही एक मिनी प्लानिटेरियम बनाया जा रहा है। प्लानिटेरियम? वाह। हाँ, इससे क्या होगा कि दिन के समय या अगर मौसम खराब भी हो, तब भी लोगों को खगोल विज्ञान का एक अनुभव मिल सकेगा। और एक और बहुत ही दिलचस्प योजना है। क्या? एस्ट्रो ग्लोब नाम का एक पारदर्शी गुंबद बनाने की, एक ट्रांसपेरेंट डोम। एस्ट्रो ग्लोब? ये क्या चीज है? ये खासकर सर्दियों के मौसम में बहुत काम आएगा, जब हानले में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तापमान माइनस में बहुत नीचे चला जाता है। हाँ, सुना है। तो इस गुंबद के अंदर बैठकर पर्यटक और स्टार गेजर ठंड से बचते हुए भी बाहर के तारों भरे आसमान का पूरा नजारा ले सकेंगे। वाह, एस्ट्रो ग्लोब, ये तो काफी इनोवेटिव लगता है। उनका वो मोटो भी कितना सटीक है, पहाड़ों के लिए आओ, सितारों के लिए रुको। बिल्कुल, कम फॉर द माउंटेन्स, स्टे फॉर द स्टार्स। ये पूरी कहानी का सार है। कैसे हिमालय के पहाड़ों की सुंदरता के साथ साथ अब उसके उस अनमोल आसमान को भी सहेजा जा रहा है, भविष्य के लिए बचाया जा रहा है, और इस पूरी प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय की जिंदगी भी बेहतर हो रही है। तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? हानले सिर्फ दूरबीनें लगाने और तारे देखने की जगह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक विकास और टिकाऊ पर्यटन का एक अनूठा संगम है। ये हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी एक बेहद कीमती प्राकृतिक धरोहर, उस अंधेरे आसमान को बचा सकते हैं और साथ ही साथ स्थानीय लोगों को आत्मनिर्भर और सशक्त भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें जी, तो हानले का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज जब दुनिया भर में शहरों की रोशनी, हाँ, ये जो लाइट पोल्यूशन है, हाँ, वो रात के आसमान को हमसे छीनती जा रही है, तब हानले जैसे प्रयास अंधेरे आसमानों को बचाने की अहमियत को रेखांकित करते हैं। ये भारत में एस्ट्रो टूरिज्म की जो अपार संभावनाएं हैं, उनको भी दिखाता है। सही। और सबसे बढ़कर ये साबित करता है कि वैज्ञानिक परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों और उनके पारंपरिक ज्ञान को शामिल करना कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। हानले का ये मॉडल निश्चित रूप से देश और दुनिया में उन जगहों के लिए प्रेरणा बन सकता है जहां ऐसी ही संभावनाएं मौजूद हैं। हाँ, यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को हासिल करने की दिशा में एक प्रैक्टिकल उदाहरण के तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में उठना चाहिए। जब हम हानले जैसी जगहों से उन अनगिनत टिमटिमाते तारों को देखते हैं जो अरबों सालों से वहां हैं, तो ये हमें पृथ्वी पर अपनी तेज रफ्तार वैज्ञानिक तरक्की और अपनी अनमोल प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कला के बारे में क्या सिखाता है, इस पर सोचा जा सकता है। गहरा सवाल है।
अगर आपको द हिंदू के लेख पर आधारित हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है, खासकर हानले, डार्क स्काई रिजर्व या यूपीएससी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा कोई प्रश्न, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दे सकें।